वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत तो वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोस्तों हम हिंदी के फिर से कुछ टॉप और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। अगले कुछ दिन आपको जो है अपलोडेड वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल एक ही क्वेश्चन होगा, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको अपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा से ठीक 12 दिन पहले एक एक क्वेश्चन जो है यहां पर वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो को सब लोग जो है प्लीज लाइक कर देंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं कि आप निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। तो देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप यहां पर पूछा गया है दोस्तों, और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए कि जगना, जगाना, जगवाना या फिर जागरूकता। तो देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का जो रूप होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जगाना। ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा दोस्तों, हमारा यहां पर सही आंसर रहेगा। क्योंकि अगर आप बात करते हो दोस्तों तो देखिए, क्रिया के ताल्लुक से यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि जगना प्रथम प्रेरणार्थक, जगाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप इसका होता है, जगवाना प्रेरणार्थक क्रिया है जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि बोलने से बोलवाना, खाने से खिलवाना इत्यादि इस प्रकार के जो होते हैं दोस्तों, ये इसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कह सकते हैं। अब अन्य विकल्प की अगर आप बात करोगे तो देखिए, पढ़ना एक शब्द होता है, इसको अगर आप प्रथम प्रेरणार्थक रूप दोगे तो पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप देंगे आप तो पढ़वाना इसको कहेंगे हम। जिस तरीके से बदलना, बदलाना या फिर बदलवाना, चलना, चलवाना, इस प्रकार से आप क्या है इसको समझ सकते हैं। हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 यहां पर पूछा गया कि आदमी शब्द का सटीक स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देखिए, आदमी शब्द का सटीक स्त्रीलिंग रूप यहां पर क्या है दोस्तों पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन औरत क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर यहां पर रहेगा। उसके बाद प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्ययुक्त शब्द है। देखिए, प्रत्ययुक्त मतलब जिसमें प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है वो शब्द कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आदमी, बेखबर, पवन, बेवक्त। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसमें से जो शब्द है जिसमें प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है वो होता है आदमी। मतलब ऑप्शन नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन क्रमांक 1 क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। कुछ स्पष्टीकरण यहां पर दिया गया है कि आदम प्लस ई से आदमी शब्द बनता है, यहां ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनता है। बाकी जो अन्य शब्द है, जिस तरीके से आप बेखबर को देख सकते हैं तो बे उपसर्ग का इस्तेमाल हो रहा है सीधे सीधे तौर पर, साथ ही साथ बेवक्त में भी बे उपसर्ग का इस्तेमाल हो रहा है। और पवन शब्द जो है दोस्तों ये एक मूल शब्द माना जाएगा। बिल्कुल इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन जो है दोस्तों परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा से कुछ दिन पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस आप लोगों के लिए होने वाली है। प्रश्न पूछा गया है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अगर अनुज शब्द है और इसको आपको क्या है दोस्तों स्त्रीवाचक शब्द बनाना है तो आपको क्या है यहां पर आ का प्रत्यय करना है। अनुज से अनुजा होता है, मतलब ऑप्शन सी क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा। अनुज का अर्थ क्या होता है, छोटा भाई या बाद में जन्मा हुआ, जबकि अनुजा का अर्थ भी होता है छोटी बहन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आप। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों कि सदा स्त्रीलिंग शब्दों में स्त्रीलिंग माने जाने वाला शब्द कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहे, बांज, मकड़ी, गेंडा या फिर पक्षी। इस प्रकार हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द यहां पर होगा दोस्तों मकड़ी। ऑप्शन 2 अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहां पर आपको दोस्तों उज्जवल शब्द जो है उसमें करेक्शन करना है। उज्जवल शब्द में आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, मतलब सही वाला अर्थ आपको बताना है दोस्तों। तो
देखिए पर्याय बो जो रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है हमारा रहने वाला है, उज्जवल। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सहारा, सूचीपत्र, सीआर या फिर परिषद। तो देखिए यहां पर अगर आप दोस्तों बोलकर देखेंगे तो परिषद शब्द जो है वो आपको स्त्रीलिंग शब्द नजर आएगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहां पर सीधे सीधे तौर पर राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है कि आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आलोक का मतलब क्या होता है, तो आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक का अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है। तो इसका विलोम शब्द म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द कोणता, तर हे बघा अंधकार। पर्याय क्रमांक जे 3 असेल किंवा पर्याय क्रमांक जे सी असेल ते आपला काय असणार आहे, योग्य उत्तर असणार आहे आलोक या शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता, तर अंधकार आपला काय असणार आहे, बरोबर उत्तर या ठिकाणी राहणार आहे। पुढचा प्रश्न दिलेला आहे की शांत रस का स्थायी भाव क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आज के इस वीडियो में दोस्तों देख रहे हैं। यहां पर आपको प्रश्न पूछा गया कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जुगुप्सा है, क्रोध है, शोक है या फिर निर्वेद है। तो देखिए यहां पर शांत रस की बात होती है दोस्तों, तो निर्वेद क्या होगा, इसका स्थायी भाव होगा, मतलब ऑप्शन डी जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा। पर्याय 4 जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए, कुलटा, बांझ, अप्रसूता या फिर विधवा। अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहे आणि या ठिकाणी जे योग्य उत्तर असणार आहे ते असणार आहे बांझ, क्योंकि वह स्त्री जिसकी कोई संतान न होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बांझ कहते हैं। बिल्कुल, वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। आपको क्या है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 11 यहां पर पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 11 यहां पर पूछा गया है। जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों और ऑप्शन बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा, क्योंकि जंगल में जो आग लगती है उसको हम दावानल कहते हैं, मतलब ऑप्शन क्रमांक बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। देखिए इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है कि जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहा जाता है। दावानल जंगल या वन में लगने वाली आग को कहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ उसके बाद बताया गया कि जठरलाल पेट की आग जो पाचक अग्नि है उसको कहते हैं। बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं और कामानल काम का इच्छा वासना की आग को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12वां प्रश्न आपको पूछा गया है। देख सकते हैं आप जिस प्रकार यहां पर 12वां प्रश्न पूछा गया है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग जो होते हैं दोस्तों, उपसर्ग ऐसे वर्ण होते हैं जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो गमन का मतलब होता है जाना। अब इसका आपको विपरीतार्थक शब्द यहां पर बताना है दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो बिल्कुल आ उपसर्ग का हमने यहां पर क्या है इस्तेमाल करना है, मतलब आगमन। आगमन का मतलब क्या होगा, आना। तो बिल्कुल गमन का विरुद्धार्थी शब्द यहां पर हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13वां प्रश्न पूछा गया है। देखिए 13वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो देखिए दोस्तों एक विशेषण शब्द नहीं है, वो कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बहुरूपिया, बातूनी, बदामी या फिर बांका। तो देखिए बांका जो है दोस्तों ये विशेषण शब्द नहीं है, ऑप्शन डी जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 पूछा गया है। देखिए दोस्तों बिल्कुल स्मार्ट रिवीजन हमको यहां पर करना है, जल्दी जल्दी हमको प्रश्न के उत्तर यहां पर देखना है, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 दिन का वक्त बचा है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से एक है, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो देखिए यशोधरा का आपको क्या है विग्रह यहां पर करना है। तो बिल्कुल जिन भी बच्चों ने ऑप्शन 1 यहां पर बताया यश प्लस धारा, यश धन धारा, ये क्या होगा हमारा परफेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है कि पुस्तकालय शब्दों में किस समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास क्या होगा हमारा यहां पर पूरी तरीके से क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। बहुव्रीहि समासों में आप अक्सर देखते हैं दोस्तों
दोस्तों कि भगवानों के नाम यहां पर लिए जाते हैं। जिस तरीके से दशानन की बात आप करोगे तो 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण। इस प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे पूछा गया है दोस्तों कि देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, वो बिल्कुल समान होते हैं। और साथ ही साथ देखिए प्रश्न क्रमांक 16 यहां पर पूछा गया है कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन नो का स्थान है। देखिए व्यंजन नो का स्थान कहाँ है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो दांत है, तालु है, नासिका है या फिर जीभ है। तो देखिए ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों नासिका, क्योंकि नो जो होते हैं, आप नो की बात करो, मो की बात करो या फिर दूसरे नो की बात करो दोस्तों, ये नासिका व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल क्या है, इसके लिए सही जवाब रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक को 17 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है। देखिए दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे दूसरे राष्ट्र कवि है, उनको लेकर प्रश्न पूछा गया है। और यहां पर आपको दिया गया दोस्तों सिर्फ दिनकर, तो आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। और प्रश्न पूछा गया कि इसमें से कौन सी रचना है जो दिनकर जी द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए उर्वशी जो है दोस्तों ये दिनकर जी की रचना है। अगर कुरुक्षेत्र की बात आप करोगे दोस्तों तो ये भी दिनकर जी की रचना है। और रश्मि रथी भी दोस्तों क्या है, दिनकर जी की रचना है। लेकिन मृग नयनी जो है वो दिनकर जी की रचना नहीं है। ये बात आप समझेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिए गए विकल्पों में त्रुटि रहित है। अब देखिए कौन सा शब्द यहां पर त्रुटि रहित है। त्रुटि रहित क्या होता है कि मतलब सही ढंग से लिखा है, वो शब्द हमको यहां पर बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, तो ये क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों वो परफेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का रहने वाला है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि रस का मान बताए। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरीबे धावत, इस प्रकार का एक मतलब वाक्य दिया गया है दोस्तों, एक कविता की पंक्ति दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रस है। तो देखिए यहां पर नंद की बात हो रही है, मतलब मां अपने बेटे की बात कर रही है दोस्तों। तो ये चीज कहां पर आपको दिखेंगी, वात्सल्य रस में दिखेंगी दोस्तों। तो ऑप्शन 1 क्या होगा, हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न इस प्रकार यहां पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि ओके दोस्तों, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा दोस्तों मैनेज कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया कि हनुमान की पूंछ में लग गई आग, लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग, इस प्रकार की एक पंक्ति यहां पर दी गई है दोस्तों। और पूछा गया है कि इस उक्ति में कौन सा अलंकार है या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाए दोस्तों तो वहां पर क्या होता है, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। उसके पहले एक स्पेशल ऑफर लास्ट के 11-12 दिनों के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। बिल्कुल आधे से भी कम रेट में हम आपको यहां पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 399 में ये सारी चीजें दे रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं दोस्तों। और इसको पढ़कर आप क्या है अभी भी जो है परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट हमने यहां पर डाला है दोस्तों। आप हिंदी की बात करेंगे, मराठी की बात करेंगे, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास या दोस्तों सोशल साइंस की, तो बिल्कुल आप कुछ नहीं है तो उससे कुछ कर लेना बेहतर है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है 399 रुपए में यहां पर हम दे रहे हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे कि आपको हिंदी का दोस्तों क्वेश्चन सेट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ओनली 99 की प्राइस हमने यहां पर रखी है। उसके बाद दोस्तों आपको हिंदी का जो नोट्स मिल रहा है दोस्तों, ये दोनों पेपर के लिए उपयोगी आपको रहने वाला है और इसका भी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए दोस्तों, मतलब सीधे सीधे 50% यहां पर ऑफ हमने आपके लिए रखा है। बाल मानस शास्त्र के जो क्वेश्चन सेट है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में दोस्तों। मराठी का नोट्स आपको यहां पर 99 में मिल रहा है। मराठी के जो 400 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम अपने खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो भी सिर्फ आपको 50 रुपए में मिल रहे हैं। और सोशल साइंस का डेटा भी आपको ओनली 50 रुपए में यहां पर क्या है दोस्तों दिया जा रहा है। तो देखिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर अभी आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तुरंत आपको पीडीएफ के स्वरूप में पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे ये मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि लास्ट में आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कम से कम कर सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल इतना पढ़कर आपने कम से कम पेपर में जाना है। मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा एडवांटेज आपको इसका मिलेगा दोस्तों। और हिंदी और मराठी तो आप अभी भी पास कर लेंगे अगर आपने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया, बिल्कुल परीक्षा से कुछ दिन पहले। तो ये खरीदने के लिए दोस्तों कांटेक्ट करेंगे तुरंत, हम आपको क्या है दोस्तों 2 मिनट में इंस्टेंट जो है आपके व्हाट्सएप पर ये सारी चीजें भेज देंगे। हम बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों और चैनल पर जितने लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि पानी शब्द का वचन क्या है। देखिए पानी
पानी शब्द का वचन क्या है दोस्तों? आप पानी की बात करो, जल की बात करो या जनता की बात करो, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी जो रहेगा हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर क्या है रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 क्या है? 22वां प्रश्न जिस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रश्न क्रमांक 22 यहां पर पूछा गया है कि वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए वाक्य और उसके भेद से संबंधित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए जो प्रथम आएगा वो पुरस्कार पाएगा। मिश्र वाक्य है तो डेफिनेटली मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, तो देखिए नेता ने भाषण दिया, बीच में और आ गया और फिर चला गया, तो यह भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, बिल्कुल सरल वाक्य है, केवल वाक्य है, ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, यह सरल वाक्य नहीं है दोस्तों, यह संयुक्त वाक्य है। मतलब ऑप्शन डी की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन डी क्या है हमारा परफेक्ट आंसर यहां पर रहे जो है दोस्तों वो रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जहां जहां वो हो गया, मानो कि आप जहां जहां वो हो गया ये रेखांकित शब्द है, उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित अंश है। तो रेखांकित अंश क्या है दोस्तों? तो देखिए जहां जहां वो गया तो क्रिया की विशेषता दिखा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सीधे सीधे तौर पर दोस्तों क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। मतलब ऑप्शन 3 क्या रहेगा हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 पूछा गया है कि भोजनालय के संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? भोजन प्लस आलय। जिस तरीके से चिकित्सा प्लस आलय पूछा गया था दोस्तों इसके पहले, तो उसी प्रकार का प्रश्न है भोजन प्लस आलय, मतलब पर्याय 2 क्या रहेगा हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 25 पूछा गया कि रसोई घर शब्द है। अब रसोई घर कौन सा शब्द है दोस्तों? रूढ़ है? नहीं है। योग रूढ़ है? नहीं है। तो ये शब्द है दोस्तों यौगिक शब्द है। ऑप्शन 1 क्या रहेगा बिल्कुल सही जवाब इसका रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 पिछले साल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि जिम्मेदारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए जिम्मेदारी शब्द का जो दोस्तों बहुवचन होता है वो जिम्मेदारियां होता है, हमको सबको पता है, लेकिन लिखना किस तरीके से है? तो देखिए जिस तरीके से यहां लिखा है जिम्मेदारी, या तो ये सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा गया है कि अगोचर का अर्थ क्या है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा की दृष्टि से जितने भी प्रश्न आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। अगोचर का अर्थ क्या है? तो देखिए अगोचर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अगोचर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 यहां पर आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसकी अहमियत देख सकते हैं कि किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द जो होता है वो समान होता है। तो ऐसा छंद वो होता है दोस्तों, इसको हम कहेंगे कुंडलिया। ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई थिंक यहां पर दी गई है। आप देख सकते हैं कि कुंडलिया छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। यह एक विषम मात्रिक छंद है जो दोहा और रोला के संयोग से बनता है। इस छंद की विशेषता यह है कि जिस शब्द से इसका आरंभ होता है उसी से यह समाप्त भी होता है। बात को आप समझेंगे दोस्तों। वैद ही वनवास है किसकी रचना है? बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है दोस्तों कि वैद ही वनवास है ये किसकी रचना है? तो बिल्कुल ये रचना जो है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की है। मतलब ऑप्शन डी जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न पूछा गया कि हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और पूछा गया है कि सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी में किसने किया? तो देखिए सिद्ध सरहपा ने किया। मतलब ऑप्शन सी की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो क्या है बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। इस प्रकार जो है दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर देखे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा लाभदायक यहां पर होने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको इसी प्रकार के प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जाएंगे। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे चैनल के बाहर का, हमारे वीडियो के बाहर का आपको परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। तो फिलहाल आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट यह है कि 399 में ये सारी चीजें आपको क्या है दोस्तों यहां पर दी जा रही है। आप जल्दी से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 16 तारीख तक ये ऑफर आपके पास है। 399 रुपए में ये सारी चीजें आपको मिल रही है दोस्तों। और कम से कम हिंदी के जो क्वेश्चन सेट है हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के, उसको हल कर आपने परीक्षा में जाना है दोस्तों। जितने भी बच्चे, हमने एक सर्वे किया था तो 56% बच्चों ने इस बार अपनी पहली भाषा हिंदी लिए। तो मैं बता रहा हूं कि हिंदी की परीक्षा देने वाले जितने भी बच्चे दोस्तों, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन आप परीक्षा में जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन सेट को हल कर ही आपने पेपर देना है दोस्तों। उसके बाद आपका रिजल्ट जो है हम 23 तारीख को शाम में 7 बजे यहां पर आंसर की के हवाले से बताएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।
बेहतर